हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सैम्पल पेपर के एमसीक्यू वाले पार्ट। जो सैम्पल पेपर आपका सीबीएसई ने इशू किया है 2021 के लिए, उसमें जो आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आपके लिए इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। अब इससे फ़ायदा ये होने वाला है इस वीडियो से आपको, तो पहले सबसे बड़ी बात कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। और कई बच्चों के ये प्रॉब्लम रहते हैं कि सर कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मतलब उन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए होता क्या है, बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, वो लोग ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट बना बना के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो थ्योरी से थोड़ा सा वो लोग दूर रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको पता नहीं हो पाता है कि सर थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं अकाउंट्स के पेपर में, एमसीक्यू अगर आएगा तो कैसा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो एकदम लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। जो आपने प्रैक्टिकल करते वक्त, क्वेश्चंस करते वक्त आपने चीज़ों को अगर ध्यान से समझा है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और वही सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके जो है यहाँ पे यूज़ करके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। आई थिंक आपको सभी लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा, कुछ बातें और मैं बता दूँ इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपको ये वाला जो PDF है या हमारे क्लास के जितने भी नोट्स हैं या और कोई भी नोट्स अगर आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अटैच हो जाओ, जुड़ जाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉमर्स के गुरु आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको नीचे देखो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और इस PDF का भी लिंक आपको मिल जाएगा। इस PDF को क्लिक करते ही आप डायरेक्ट अपने इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट हमारा PDF डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखता है, व्हेन पार्टनर्स अकाउंट आर फिक्स्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, तो वेयर द ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड, वेयर द ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड। आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन या ऑप्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ऑप्शन दिमाग में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड सिस्टम की, तो फिक्स्ड में आपको 2 अकाउंट बनाना होता है सर। एक करंट अकाउंट बनाते हैं होता है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। 2 अकाउंट बनाते हैं हम लोग, एक करंट अकाउंट बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल में क्या जाता है आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का एडिशन और कैपिटल का विड्रॉवल, ये 2 चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और करंट अकाउंट में बाकी सारी की सारी चीज़ें, यानी कि प्रॉफिट से लेके सैलरी, कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स भी। अब बात ये आती है कि कौन से साइड में जाएगा, तो जितना भी प्लस वाला आइटम है, यानी कि ऐसे आइटम जो पार्टनर्स को मिल रहे हैं, वो सारे चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। और ऐसे आइटम जो पार्टनर से हम लोग ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट साइड में चले जाएंगे। क्लियर, तो आपका जो ड्राइंग्स है वो आपका कहाँ पे जाएगा सर, डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड, वो भी कौन से वाले डेबिट साइड, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड। ये हमारे पास में ये आंसर आ गया है। अब एक बार हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन से वो हम लोग का जो आंसर है वो मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो देखिए आपके ऑप्शन में सबसे पहला दिखता है कि नाइदर इन करंट अकाउंट नॉर इन करंट अकाउंट, नाइदर इन करंट अकाउंट नॉर इन कैपिटल अकाउंट। तो ये ऑप्शन तो एकदम सरासर गलत है भाई, जाएगा नहीं तो कहाँ पे जाएगा, जाना तो चाहिए ना कहीं से। फिर बोलता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में तो नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें जाएंगी जो आपके कैपिटल के एडिशन है और जो कैपिटल के विड्रॉवल है, तो ये तो नहीं जाने वाला है। फिर अगला आइटम है आपका करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों में कैसे जाएगा, एक ही जगह जाएगा ना, या तो करंट में या तो कैपिटल में। तो करेक्ट आंसर देखिए ये रहा आपका करंट अकाउंट। क्लियर है, तो ये चीज़ें जो है ड्राइंग्स जो है वो आपका कहाँ पे जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएगी। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है इन अ फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 1:3 है। 1:3 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे एडमिटेड सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करवा देता हूँ। फॉर 1/3 शेयर, जो सी आता है वो 1/3 शेयर के लिए आता है फॉर्म में। ठीक है, आ जाइए। इनटू पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसाइडेड टू गिव हिम शेयर्स, डिसाइडेड टू गिव हिम शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाएगा डिसाइडेड टू गिव हिम 1/3। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये 1/3 यहाँ पे हो जाएगा कि 1/3 वो लोग देने का डिसीजन लिए हुए हैं। ठीक है, तो 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग देते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताइए न्यू पार्टनर का, सॉरी
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार प्रैक्टिस किया है, सोते जागते उठते बैठते हर बार हर टाइम प्रैक्टिस किया हुआ है। आइए एक बार फटाक से हम लोग लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, फर्म का आपको ले लेना है, फर्म का जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट उसको ले लेना है आपको 1, ये एज्यूम कर लेंगे, और नए वाले पार्टनर का जो शेयर है यानी कि 1/3 हमने उसको दे दिया। तो कितना दे दिया? 1/3 दे दिया। सर कितना बचा? कितना बचा रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए? तो ये बच गया 2/3। ये किसके लिए बच गया? रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी हैं। ए और बी इसको आपस में बांट लेंगे। किसको बांट लेंगे सर? 2/3 को बांट लेंगे। 2/3 को बांट लेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो ये उनका पुराना वाला रेशियो में ही बांटेंगे, यानी कि 1:2 के रेशियो में ये लोग आपस में इन चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बढ़ जाएगा। 2/3 को अगर ये बांटते हैं तो 1/3 में ये लोग बांट लेंगे, एंड देन बी अगर बांटता है तो 2/3 को 2/3 के रेशियो में बांट लेगा। ठीक है, ये उनका रेशियो था। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/9, और इसको हम बोल देंगे 4/9। क्लियर है? ओके चलिए अब हम लोग आते हैं कि भाई जो नया वाला पार्टनर है उसका शेयर कितना है। उसका शेयर 1/3 है। ठीक है, उसका शेयर 1/3 है। हमें डिनोमिनेटर में भी 9 चाहिए। तो कितना मल्टीप्लाई कर दे? आपको पता है कि हमको कितना मल्टीप्लिकेशन करना होगा? 3, और जितना हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उतना सेम हमें ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी 3/9 हो गया। अभी मैं रेशियो यहाँ पे निकालना चाहूँ तो देखिए रेशियो जो आएगा मेरा वो आ जाएगा आपका 2:4:3। क्लियर? ये हमारे पास में करेक्ट रेशियो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोगों ने हर चैप्टर का जितने भी आपके अकाउंट्स में चैप्टर है उसका प्रॉपर बेसिकली एकदम आराम से थ्योरी के साथ में पूरा प्रॉपर से डिस्कशन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहो तो मिल जाएगा। और ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। क्लियर? सी वाला जो है आपका देख सकते हो एज इट इज़ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने सही तरीका लगाया है तो आंसर आपका सेम आने वाला है। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच शेयर होल्डर कैन हैव वोटिंग राइट इन ऑल सर्कमस्टांसेस? देखिए यहाँ पे एक टर्म लिख दिया इन्होंने, ऑल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे इन्होंने बात को, क्वेश्चन को यहीं पे पकड़ लिया। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब हर कंडीशन में आपके पास वोटिंग राइट अवेलेबल है। ठीक है, आइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, सारे सर्कमस्टांसेस में नहीं होती है। क्लियर? तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर ये सही है, लेकिन अच्छा सही तो है, तो हमें एक बार बाकी सारे ऑप्शंस को भी पढ़ना चाहिए। ये तो ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शंस को भी पढ़ना चाहिए। बोनस कुछ नहीं होता है, बोनस शेयर होल्डर कुछ नहीं होता, वही इक्विटी शेयर वालों को ही बोनस शेयर देते हैं, तो वही इक्विटी शेयर वाले ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी, देखिए यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि वोटिंग राइट है तो वोटिंग राइट तो होता है, लेकिन सारे सर्कमस्टांसेस की अगर बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनको कि हर सर्कमस्टांसेस में वोटिंग राइट मिलता है। बाकी प्रेफरेंस वालों को कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, वहीं पे आपको वोटिंग राइट मिलेगा। अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट देखिए लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट्स इज अ। कॉपीराइट ऑब्टेन करने के लिए जो पब्लिशर आपका पेमेंट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है भाई, कॉपीराइट जो है वो है आपका एसेट्स, और एसेट्स के ऊपर जब हम कोई भी खर्चा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या लिखता है? अगला ऑप्शन हम बाकी सारे पढ़ लेंगे। कैपिटल रिसिप्ट तो आपका ये रेवेन्यू और लायबिलिटी क्रिएट करेगा। डिफर्ड रेवेन्यू रिजर्व, सॉरी देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और फिर अगेन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगेन यहाँ पे। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए रहेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपका, इफ़ द लायबिलिटी इज एज्यूम्ड बाय ए पार्टनर। एज्यूम्ड बाय पार्टनर मतलब वो खुद बोलता है कि मैं लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा, मैं जो हूँ मैं लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा, अगर ये पार्टनर बोलता है तो। बेसिकली ऐसा कब होता है? जब वो हम लोग डिसोल्यूशन वाला पढ़ते हैं तो होता है, और कभी भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लायबिलिटी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम ही हो। तो उस केस में क्या होगा? देखिए क्या लिखता है, इन सच अ केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार हम लोग जनरल एंट्री याद कर लेते हैं, ज़रा सा एंट्री याद कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम लोग पार्टनर्स जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं, सपोज कर लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं लायबिलिटी का, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, रियलाइजेशन डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जब पार्टनर पेमेंट कर रहा है, जब भी जिस केस में भी पार्टनर पेमेंट करेगा तो बैंक अकाउंट की जगह पता है कौन आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा आंसर में, पार्टनर करेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिटेड। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट चलता है, देखिए क्या लिखता है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। लिखता है स्वर्णा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है भाई, 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए उन लोगों ने एप्लीकेशन मांगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स के लिए आपके पास में एप्लीकेशन आ गए। यहाँ पे देखिए आपने एप्लीकेशन मांगा कितने शेयर्स के लिए था, 10,000 शेयर्स के लिए, और आपके पास में एप्लीकेशंस आ कितने गए, 25,000 शेयर्स के लिए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। अब ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर प्रो रेटा भी तो यही होता है, प्रो रेटा में भी तो ऐसे ही बोलते हैं। तो प्रो रेटा में बच्चों ये नहीं होता है। प्रो रेटा का मतलब क्या हो गया कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो 25,000 शेयर होल्डर्स को, सॉरी शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे, जो 25,000 के एप्लीकेंट्स हैं उनको 10,000 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं, वो भी प्रोपोर्शनेटली, वो भी कैसे कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली। तो प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रो रेटा, प्रो रेटा। ठीक है, तो उसी को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट करने को प्रो रेटा बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्पेशल टर्म नहीं है, वो बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रो रेटा यहाँ पे हो जाता, अगर बोलता कि 25,000 को 10,000 शेयर दे रहे हैं अलॉट कर रहे, तो इसको हम लोग प्रो रेटा बोलते। लेकिन ये क्या है, ये तो अभी आपका क्या हो जाएगा, वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्या लिखता है, इफ अ पार्टनर एग्रीड टू पे द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देन, सेम एंट्री हो जाएगी बच्चों, अभी जो हमने यहाँ पे एंट्री देखी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उसके लिए एंट्री यही वाली रहने वाली है जो यहाँ पे एंट्री आपको दिख रही है। ठीक है, आ जाइए। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं एंट्री क्या है। तो देखिए एंट्री वही हो जाएगी, ये वाली सी वाली हमको एंट्री दिख रही है यहाँ पे, अगर आप देखो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, जिस पार्टनर ने पे करने के लिए बोला है या जिस पार्टनर ने एग्री किया है पे करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, ऑल्दो ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है आपका फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग में क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में वो सारे आइटम जाएंगे जो आपके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, और वो आइटम जो बढ़ाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट को वो आपके क्रेडिट में चले जाएंगे, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम। एज्यूम क्या, ऑल्दो ये होता ही है, अगर आप ऐसा थोड़ा सा डीप में जाके एनालिसिस करो तो आपको मिलेगा ये चीज़ें। ठीक है, आ जाइए। तो फिर देखिए ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगी, क्योंकि डेबिट लिखा हुआ है, डिक्रीज करेगी। कौन सा ऐसा आइटम है हम देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी कौन सा वाला, प्रॉफिट वाला। तो प्रॉफिट वाला है तो मतलब आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगी, तो वह कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ये जाएगा आपका, ये जो है ये आपके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा, कैपिटल के बैलेंसेस को डिक्रीज करेगा, तो ये आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अगेन जो दूसरा वाला बैलेंस, तीसरा जो ऑप्शन है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये आपके क्रेडिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बच्चों क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। डेबिट बैलेंस लिखता तो हम लोग बोल सकते थे कि बी और डी आपका दोनों करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स कि जो ये भी आपका क्रेडिट साइड में जाने वाला है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्लियर, आ जाइए। चलिए
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो बात सही बोला यार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा जो भी जनरल रिजर्व रहेगा, लेकिन कौन से रेशियो में, तो मैं बता दूं आपको, ये जाएगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, ठीक है। जितना भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगी। लाइक आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, या फिर कोई भी स्पेशल रिजर्व हो गया, स्पेशल रिजर्व का फ्री वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जितनी भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं वो आपका इसमें चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देख पढ़ेंगे। लिखता है डेप्ट विच वर अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट नाउ रिकवर्ड इट विल रिकॉर्डेड इन, इट विल रिकॉर्डेड इन। चलिए आ जाइए, पहले तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर आपको बैड डेप्ट रिकवर्ड होता है तो ये आपका एक तरीके से इनकम है, तो ये आप सॉरी गेन है, इनकम नहीं बोलेंगे गेन बोलेंगे, तो ये आपका चला जाएगा क्रेडिट साइड में, बैड डेप्ट रिकवर्ड, ऐसा मैंने शॉर्ट में एंट्री किया है। और पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, और जो भी अमाउंट हो वो यहाँ पे आपका चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बैड डेप्ट रिकवर्ड जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा आपका रीवैल्यूएशन के टाइम पे। तो रीवैल्यूएशन में अगर बना रहे हैं तो रीवैल्यूएशन में कैसे जाएगा, ये एंट्री ऐसे ही जाएगी जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाती थी। तो बैड डेप्ट को आपको डेबिट कर देना है, बैड डेप्ट रिकवर्ड को आपको डेबिट कर देना है, सेम अमाउंट जितना कि ऊपर क्रेडिट है, और इसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये आपके लिए जनरल एंट्री बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखता है कि कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, डेबिट डेप्ट्स विच, हाँ ठीक है, तो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, देखते हैं क्या लिखता है। तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधी सी बात है यहाँ पे तो नहीं जाएगा। लिखता है डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो सही बोल रहा है। फिर बोलता है क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट भी तो आपका क्या है, एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट का ही रूल फॉलो करता है, और क्रेडिट में सारे जो भी इनकम है आपके वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर देंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें आपको क्या याद रखना होगा कि आपको कैश या बैंक अकाउंट को भी इंक्रीज़ कर देना है। तो ऑल्दो अभी ऑप्शन के लिए वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी के लिए हम लोग जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। देखिए क्या लिखता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट शैल बी, कितना होना चाहिए इंटरेस्ट। ऑल्दो आपको पता है कि अगर पार्टनर लोन देता है, पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है फॉर्म को, तो उस पर हमें कितना देना चाहिए, 6% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना चाहिए, 6% पर एनम के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर का लोन जो है जिसको कि अभी तक हमने रीपे नहीं किया है, उस पर कितना देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सेम रेट है, सेम। अगर आप देखो तो ट्रीटमेंट वही सेम तरीके से हो रहा है। पार्टनर ने लोन दे दिया, या पार्टनर का जो है हमने अमाउंट, ड्यू अमाउंट जो था उसको रीपे नहीं किया, वो हम लोगों ने एज अ लोन दिखा रखा है, तो वो भी एक तरीके से सेम हो जाएगा। तो उस पर भी जो आपको इंटरेस्ट देना है वो 6% पर एनम के हिसाब से देना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। इस पर आप एक तरीके से सेक्शन नंबर 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पढ़िएगा। ये आपके लिए मैं एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ, बस एक जनरल नॉलेज के टाइप का। सेक्शन 37 आप पढ़िएगा ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है उसका, इसका सेक्शन 37 लिखिएगा। उसी में ये बातें लिखी हुई है, उसी में ये बातें लिखी हुई है। ऑल्दो ऑप्शन में कुछ और चीज़ें भी हम लोग देते हैं, ऑप्शन में कुछ और चीज़ें भी हम लोग देते हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क एक तरीके से समझ लीजिए। आप इसको पढ़िएगा एक बार, और उसके बाद हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, और अगर कोई डाउट होगा तो वो भी बताइएगा। उसमें एक और बातें लिखी होती कि जो पार्टनर होता है ना, उसके पास में ऑप्शन होता है, उसके पास में ऑप्शन होता है कि वो 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले ले, या एक और ऑप्शन होता है उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उसके कैपिटल रेशियो के हिसाब से। वो थोड़ा सा अलग लेवल का चीज़ हो जाएगा, लेकिन वो अभी आपके लिए नहीं है। ICSE बोर्ड के अगर जितने बच्चे होंगे उनको ये पता होगा, ये बातें वो लोग जान रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों के
बोर्ड में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, सीबीएसई वालों में ये नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार जनरल नॉलेज के लिए इसको एक बार पढ़िएगा, रीड करिएगा, ऐसा गूगल मार के देखिएगा क्या बोलता है आपको, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्या लिखता है, इफ द फर्म इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड इफिशिएंट मैनेजर्स इट प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीज। भाई सीधी सी बात है, अगर अच्छे मैनेजर है, इफिशिएंट मैनेजर है, तो प्रॉफिट आपकी क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखता है, व्हेन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, ठीक है, अगर पर एनम नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इररिस्पेक्टिव एट द टाइम पीरियड, ठीक है। कोई भी ऐसा 6 महीने वाला हम लोग नहीं लगाएंगे। 6 महीने वाला आपको याद होगा, हमेशा टीचर बताते हैं हम लोगों के कि जब तक आपको पर एनम वर्ड यूज़ ना किया जाए तो आपको 6 महीना वाला पीरियड ऐसा लगाना नहीं है। अगर पर एनम वर्ड यूज़ नहीं किया गया, देखो यहाँ पे आप पे लिखा हुआ है विदाउट, तो ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है तो ही आपको डायरेक्ट लगा देना, अगर पर एनम वर्ड यूज़ नहीं किया। देखिए इसके पीछे का लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपसे कोई बोल देता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा, तो आपको क्या है, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं 10% डिस्काउंट 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा डायरेक्टली अगर आपको रेट लिख दिया है तो आपको वो डायरेक्टली दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अगर यहीं पे कोई ऐसा इंटरेस्ट रेट या फिर कोई भी रेट लिख देगा 10% पर एनम, तो ये आपका साफ साफ दिखा रहा है कि अगर 1 साल यानी कि पर एनम का 10% रेट रहेगा, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली 10% लिख देना, पर एनम वर्ड यूज़ नहीं करना, तो ये इसका मतलब आपको दिखा रहा है कि डायरेक्टली आपको 10% दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 13 तक। आपके जितने भी 13 क्वेश्चन रहते हैं वो सेक्शन ए के रहते हैं, बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी के मिलेंगे, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और बाकी जिन बच्चों का कंप्यूटर वाला होगा वो उन लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए, मैक्सिमम बच्चों का 95%, आई थिंक 95-98% बच्चों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही रहता है, ठीक है। तो उसका हम लोग देख रहे हैं कि आपको देखिए क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 23 से 29 तक आपको यहाँ पे मिलेगा, 7 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से मिल जाएंगे एमसीक्यू वाले, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखता है, द सेल ऑफ मशीनरी इज कंसर्न विद, सेल ऑफ मशीनरी इज कंसर्न विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सीधी सी बात है भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारे एसेट्स चले जाते हैं। आप जब भी खरीदो या उसको बेचो, सारा का सारा कहाँ चला जाता है, एसेट्स का सेल परचेज आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, क्लियर। करंट एसेट्स होगा तो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, लायबिलिटीज़ रहेंगी तो आपका फिनेंसिंग में जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इन्वेस्टिंग वाला हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है कि स्टेट द फॉर्म्स इन विच द रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब बोलेंगे बच्चे कि भाई ये तो सर नया क्वेश्चन हो गया, आपने बोला है कि सर बच्चे आप आपने जो पढ़े हुए हैं उसी में से क्वेश्चन आते हैं, ये एकदम नया क्वेश्चन आ गया। ये कोई बच्चों नया क्वेश्चन नहीं है, आपने जितना भी अभी तक रेशियो वाले चैप्टर में रेशियो पढ़ा है वो बताओ कि आपने कैसे कैसे रेशियो को डिस्क्राइब किया होगा। आपने कई बार रेशियो में दिखाया होगा, जैसा करंट रेशियो या फिर लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं ना, 1:1, 3:1 ऐसा करके, तो ये आपका रेशियो हो गया। प्योर रेशियो का मतलब होता है, ये होता है प्योर रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रेशियो। प्योर रेशियो में क्या होता है कि यहाँ पे आपका पीछे वाला जो आइटम रहेगा वो आपका 1 रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। तो प्योर रेशियो में दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दिखाते हैं ऐसा परसेंटेज में, ठीक है, जैसा आपका ग्रॉस प्रॉफिट वो रेशियो आता है वो परसेंटेज में आता है। फिर उसका नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जो है आपकी परसेंटेज में आती हैं। फिर उसके बाद जो है आपका टाइम्स में आता है एक, जैसे आपका टर्नओवर रेशियो जो रहते हैं, डेटर टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, एसेट्स टर्नओवर, ये सब चीज़ें जितनी भी है ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम्स में आता है। तो ये 3 तरीका है कि आप रेशियो उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, क्वेश्चन आपका 25, इफ द डिफरेंट फिनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड अब क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो डेटा है फिनेंशियल डेटा जो है उसको एनालिसिस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डेटा जो है खुद से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किसी दूसरे फर्म का ले रहे हैं, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 2018 का हमारा क्या पोजीशन था, 2019 का मेरा क्या पोजीशन था, 2020 का मेरा क्या पोजीशन है। ये अगर इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं तो इस तरीके के एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस, मतलब हम खुद में ही एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2-3 फर्म का ले आएंगे, जैसे फर्म ए, ठीक है, फर्म बी, फर्म सी, अगर 2-3 फर्म का ले आएंगे तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म,
लेकिन यहाँ पे सॉरी इंटर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन इसको हम क्या बोल देंगे, जब हम लोग अपने ही डेटा को, फिनेंशियल डेटा को साल बाई साल या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोलता है आपको, इंक्रीज इन बैंक और ड्राफ्ट। अगर बैंक और ड्राफ्ट इंक्रीज होता है तो देखिए क्या होगा, इसको हम लिखेंगे ऐड इन फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैसे सर, कैसे? देखिए एग्जांपल लेते हैं कि ओपनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि साल के शुरुआत में और साल के अंत में, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 का है और अभी ईयर एंड जाते जाते ये हो गया आपका 12,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये जो एक तरीके से आपका लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लोन है, तो इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द ईयर आपने 7,000 का लोन और लिया है, बैंक से 7,000 का लोन और लिया है। और अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो कैश में क्या हो जाएगा, कैश में इनफ्लो हो जाएगा, इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका लायबिलिटी है, इसलिए कहाँ चला जाएगा, फिनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाके वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेस नहीं होगा, ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब भी हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो हम उसको फाइनेंस ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, डैश रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डैश अमाउंट डैश रिफर टू द अमाउंट रिसीवेबल। आपको जो है रिसीवेबल है, कब रिसीवेबल है, कब, कौन से, तो या तो ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो आपने रेंडर किया उसके लिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अपना क्रेडिटर बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अपना क्रेडिटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो क्रेडिटर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ट्रेड पेएबल भी लिख सकते हो, सॉरी रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल है, तो ये आपका डेटर्स हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, क्लियर। और अगर यहीं पे बात हो जाती पेएबल की, जो गुड्स आपने परचेज किए उसके लिए, तो क्रेडिटर और ट्रेड पेएबल आप ऑप्शन में या आंसर में लिख सकते थे। देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ। कब हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज नहीं होगा, कौन से वाले कैलकुलेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन तीनों में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज होता है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में नहीं यूज होता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में नहीं यूज होता है। उसमें क्या यूज होता है, आपका क्रेडिट परचेज यूज होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल, ये आपका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है, ये आप कमेंट करके एक बार बताना मेरे को। 29 का ये वाला जो है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।